Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to our series of CDS through MCQs in which we'll cover the entire syllabus of GK for your CDS examination through MCQs. Now as you guys already know that we are covering polity portion through MCQs, right? So polity portion is being covered through MCQs. After polity we'll shift to history and so on and so forth. We'll cover all the other topics and subjects through MCQs. Now we are doing MCQs because we all know that MCQs are very essential for your CDS preparation. बहुत ज़्यादा important है आपके CDS examination के लिए और उनकी practice करना, the art of MCQ taking, ये सब सीखने के लिए आपको वो करना ज़रूरी है. बाय द वे ये तो हम MCQ आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, पर अगर आप और MCQ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारी फ्री टेस्ट सीरीज ऑलरेडी चल रही है. हर संडे वी कंडक्ट CDS टेस्ट सीरीज जिसमें हम जीके का भी टेस्ट लेते हैं, मैथ्स का भी लेते हैं, इंग्लिश का भी लेते हैं, राइट? संडे को आपके 3 पेपर होते हैं. आपके पूरे CDS में जैसे एग्जामिनेशन होंगे उसी फॉर्मेट में आपको एक पूरा टेस्ट आएगा, राइट? और आपके रैंक्स भी आपको दिए जाएंगे. And all of this is entirely free. So if you are enjoying these MCQ lectures and if you want to practice more MCQs, then please join our CDS test series. It's completely free, of course. You just have to go to our website and enroll for free, register for free. For further details, do give us a call on the number given below. All right? चलो फिर Let's take a look at कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे आज के लेक्चर में थ्रू MCQs फॉर पॉलिटी. एक तो हम पंचायती राज कवर करेंगे, म्यूनिसिपैलिटीज, यूनियन टेरिटरीज एंड शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज. दीज आर द 4 टॉपिक्स ऑफ पॉलिटी portion that we'll cover through 10 MCQs. All right? So brace yourself and let's begin. Question number 1. Mandal panchayats were recommended by. Now as you guys know कि पंचायती राज का जो सिस्टम था ना वो बहुत सारी कमिटीज ने रेकमेंड करा था. वैसे तो पंचायती राज का सिस्टम आया है हमारे कंट्री में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, राइट? बट उससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी कमिटीज बिठाई थी जिन्होंने रेकमेंड करा था कि कैसा पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए, राइट? दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पंचायत के लिए कोई पावर नहीं थी क्योंकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो पावर है वो स्टेट्स के पास थी. इट्स पार्ट ऑफ स्टेट सब्जेक्ट, राइट? यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है, आपने करा ही हुआ है. तो स्टेट लिस्ट में है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. सो बिफोर 73rd अमेंडमेंट एक्ट स्टेट्स की पावर थी, पर सेंटर्स ना कुछ डायरेक्शंस देती रहती थी, सेंटर्स कुछ कमिटीज बिठाती रहती थी और वो कमिटीज बताते थे कि इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए. नाउ बलवंत राय मेहता कमेटी आई थी, अशोक मेहता कमेटी आई थी, राइट? बहुत सारी कमेटी आई थी. नाउ किस कमेटी ने मंडल पंचायत का आइडिया दिया था? Well, the answer is Ashok Mehta Committee. Ashok Mehta Committee gave the idea of 2-tier पंचायत सिस्टम. वैसे तो अपना 3-tier पंचायत सिस्टम है, पर अशोक मेहता जी ने बताया था 2-tier पंचायत सिस्टम. तो उनकी रिकमेंडेशन मानी नहीं गई है 73rd अमेंडमेंट एक्ट में, बट उन्होंने 2-tier बताया था. हाँ, बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3-tier सिस्टम बताया था. खैर, इस 2-tier में एक मंडल पंचायत का भी कॉन्सेप्ट था. सो इसीलिए द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी, अशोक मेहता. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2. What were the essential changes brought by 73rd Constitutional Amendment Act in the Panchayati Raj system in India? 73rd Constitutional Amendment Act ने पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया, पर क्या एसेंशियल चेंजेस करे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में वो देखते हैं. Panchayats were created by act as they did not exist in independent India. Okay. Panchayati Raj system received constitutional status. Okay. It fixed the size of panchayats and granted executive power to punch. Now, एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं. Panchayats were created by act as they did not exist in independent India. ऐसा बिल्कुल गलत है. 73rd Constitutional Amendment Act आने से पहले भी पंचायत एग्जिस्ट करती थी इंडिया में. डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स ने डिफरेंट पंचायत बनाई थी. तो ये स्टेटमेंट तो गलत है. हाँ, पंचायती राज सिस्टम रिसीव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, ये बिल्कुल सही है. उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस आए थे थ्रू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसमें ना काफी पावर ना स्टेट गवर्नमेंट्स को ही दे दी थी कि वो कैसे बनाना चाहती हैं पंचायत. कुछ तो मैंडेटरी प्रोविजंस है जो हर स्टेट को फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ उन पे फ्रीडम रखी हुई है. ये जो पावर है ना ये स्टेट्स के पास है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं मेंशन्ड है. It did not fix the size of panchayats. Every state government is free to decide upon the size of their panchayats. So इसीलिए this is also wrong and the answer is B. 2 only. All right. Question number 3.
Consider the following statements about 73rd Amendment to the Constitution. Before the amendment, the panchayats in the states existed at the will of the state government. Okay. It establishes a 3-tier system of panchayati raj all over the country uniformly. Okay. It prescribes for direct elections to fill all the posts in these rural local bodies. ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं. Before the amendment, the panchayats in the states existed at the will of the state government. ये बिल्कुल सही है, क्योंकि local self government was part of state list. इसलिए अगर state government decide करती है कि हमारी state में पंचायत होनी चाहिए तो बनती थी, नहीं तो नहीं बनती थी. But after 73rd Constitutional Amendment Act, it became mandatory for all states to constitute panchayats. ठीक है, तो ये तो सही है. It establishes a 3-tier system of पंचायती राज all over the country uniformly. वेल ये स्टेटमेंट सही हो सकती थी पर है नहीं. क्यों? आपको पता है ये जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है जिसने बोला है कि सारे इंडिया में पंचायत होनी चाहिए, 3-tier पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए, इसने एक्सक्लूड करा है ट्राइबल एरियाज को, शेड्यूल्ड एरियाज को. तो नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइबल एरियाज हैं और जो हमारे सेंट्रल इंडिया के शेड्यूल्ड एरियाज हैं उन पे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के प्रोविजंस लागू नहीं होते. तो नॉट ऑल ओवर द कंट्री यूनिफॉर्मली, ये स्टेटमेंट गलत होगी बिकॉज दीज 2 एरियाज आर एक्सक्लूडेड. ऑलराइट, नेक्स्ट. It prescribes for direct election to fill all the posts in these rural local bodies. जो हर लेवल की पंचायत होगी, जैसे आप जानते हो विलेज पंचायत होती है, फिर ब्लॉक लेवल पंचायत होती है, फिर जिला परिषद होती है, राइट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत होती है. सबके जो मेंबर्स होंगे, पंचायत के मेंबर्स होंगे, सारे डायरेक्ट इलेक्शन से होंगे. बट इन जो पंचायत के जो चेयरमैन होंगे वो डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं आएंगे. उसके लिए प्रोसीजर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में दिया हुआ है, वो अपने आप डिसाइड करेगी. सो यस, एज फार एज द पंच आर कंसर्न, मेंबर्स ऑफ पंचायत आर कंसर्न, दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड, बट नॉट ऑल पोस्ट आर डायरेक्टली इलेक्टेड. चेयरमैन की पोस्ट अभी भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड होती है. So this is also false and the answer is D. All right. Question number 4. Gram Sabha is organized so that, Gram Sabha का purpose क्या है? All eligible voters can register themselves periodically. Okay. Panchayat is elected. Okay. People directly participate and seek answers from their elected representatives. Okay. Local bureaucracy can dictate development targets for the panchayat. Well, to be honest, Gram Sabha है क्या? ग्राम सभा वो है कि एक विलेज की ग्राम सभा पता है क्या होगी? उस विलेज में जितने भी रजिस्टर्ड वोटर्स होंगे वो सारे ग्राम सभा के मेंबर्स होंगे. ये तो ठीक है, पर ग्राम सभा का पर्पस क्या है? टू इंट्रोड्यूस डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन द कंट्री. आपको पता है हमारे कंट्री में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी तो नहीं वर्ड कहना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है. वैसे तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करोगे और वो रिप्रेजेंटेटिव्स देश के सारे बड़े बड़े डिसीजंस लेंगे आपके बिहाफ पे. दैट इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. बट डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है? आप खुद देश के बड़े बड़े डिसीजंस लेते हो, राइट, डायरेक्ट डेमोक्रेसी. तो विलेज लेवल के कुछ डिसीजंस ग्राम सभा अगर लेगी तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी. And hence Gram Sabha was organized so that people directly participate and seek answers from the elected representatives. ठीक है, तो इसका आंसर है C. Question number 5. Consider the following statements about local self-government in India, which includes local self-government में एक तो होती है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो विलेज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, और अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी तो है ना, म्यूनिसिपैलिटीज. उन्हें हम कहते हैं अर्बन लोकल बॉडीज. सो PRIs एंड ULIBs, अर्बन लोकल बॉडीज, दोनों लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की हैं. इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज. ओके. An independent institution, State Election Commission, has been created in each state to conduct panchayati and municipal elections. Now, which of the above is are correct? Well, Constitution में clear लिखा हुआ है. Constitution जब 73rd Amendment Act नहीं आया था ना, तो जितनी भी पंचायत तब थी उनके रेगुलर इलेक्शंस नहीं होते थे, इसलिए वो डिफंक्ट इंस्टीट्यूशंस बन चुके थे. पर कॉन्स्टिट्यूशन जानता था, हमारे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट निकाला है वो जानते थे कि अगर रेगुलर इलेक्शंस नहीं होंगे तो कोई मायना ही नहीं है पंचायत का. इसीलिए थ्रू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दे मेड इट मैंडेटरी फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स टू कंडक्ट रेगुलर इलेक्शंस. और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के लिए, इसके लिए बनाया गया एक इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन. So दोनों स्टेटमेंट सही हैं. The answer to this question is C.
Now let's move on to question number 6. What are designated as UTs presently were, जो आज UTs हैं ब्रिटिश रूल में वो क्या थी? Constituted as scheduled districts during British rule, okay? Declared as special category provinces as per the Government of India Act 1935. Now जिन्हें हम आज UT कहते हैं, वो टेरिटरीज ब्रिटिश रूल में क्या थी? क्या वो शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स थी जो ब्रिटिश रूल में बनी थी? नहीं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपको पता है शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स वो एरियाज हैं जो आपके 5th शेड्यूल में नहीं आते। शेड्यूल एरियाज जो सेंट्रल इंडिया में ट्राइबल एरियाज है, झारखंड वगैरह में, उन्हें हम आज शेड्यूल्ड एरियाज कहते हैं, पर ब्रिटिश टाइम में उन्हें शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स कहते थे। तो वो थोड़ी यूटीज हैं। Scheduled areas were the current scheduled areas were earlier called scheduled districts under the British rule. संथल्स के अंडर, गोंड के अंडर जो एरिया था, तो ये तो गलत है। यूटी शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स नहीं थी। Declared as special category provinces as per the Government of India Act 1935, ये भी नहीं है। एक्चुअली पता है जो यूटीज आज हैं उनका नाम क्या था? वो थे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस जो थे ना ब्रिटिश रूल के टाइम पे, वो बाद में इवेंचुअली यूटी बन गए। ठीक है, सो ये दोनों ही नहीं है। द आंसर इज डी। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 7. At the central level, the subject of urban local government in union territories, not urban territories, union territories is dealt by, जो यूटी में अर्बन गवर्नमेंट्स होती हैं, जैसे म्यूनिसिपैलिटीज होती है ना, जैसे वैसे तो जितने भी शहर हैं सबकी म्यूनिसिपैलिटीज हैं, जो यूटी वाले शहर हैं जैसे चंडीगढ़ हो गया, उनकी म्यूनिसिपैलिटीज किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? द आंसर टू दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये याद रखना है आपने बस। जनरली वी गेट कंफ्यूज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, पर ऐसा नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के कंट्रोल में होंगे बाकी शहरों की म्यूनिसिपैलिटीज, वो देख लेंगे। बट एक्चुअली देखा जाए तो जो यूटी की म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं, यूटी की अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, दे आर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी। क्वेश्चन नंबर 8. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटीज इन इंडिया. An administrator of a UT is an agent of the president and not head of state like governor. Okay, the president can appoint the governor of a state as the administrator of an adjoining UT. Which of the above statement is are correct? UT को चलाने के लिए प्रेसिडेंट अपना एक सबॉर्डिनेट अपॉइंट करता है जिसे एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल चंडीगढ़ को चलाने के लिए देयर इज एन एडमिनिस्ट्रेटर, दिल्ली को चलाने के लिए also there is an officer appointed by the president but he is called lieutenant governor, right? तो different UTs में different terminologies use होती हैं, काम वही होता है। ठीक है, तो कुछ यूटी में हम टर्म यूज करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर का, कुछ यूटीज में हम टर्म यूज करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर का। बट द एडमिनिस्ट्रेटर और द लेफ्टिनेंट गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड ही इज जस्ट एन ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू द प्रेसिडेंट। जैसे जो गवर्नर होता है वो तो हेड ऑफ द स्टेट होता है ना, गवर्नर ऑफ हरियाणा वुड बी हेड ऑफ द हरियाणा, but administrator of the UT or of a UT is not the head of that UT. ठीक है, he is just an officer subordinate to the president. So this is correct. The president can appoint the governor of a state as the administrator of an adjoining UT. Yes, और ऐसा हुआ भी था। पंजाब के जो गवर्नर थे ना, उन्हें बहुत टाइम से ये प्रैक्टिस चलती आई थी कि पंजाब के जो गवर्नर होंगे ना, उन्हें आप चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर भी लगा दोगे तो उनका ऑफिस स्प्लिट होगा, कभी वो पंजाब के गवर्नर एक्ट करेंगे, कभी वो यूटी चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर एक्ट करेंगे। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. Consider the following statements about the administrator of UTs appointed by the president. He need not necessarily adhere to the advice tendered by the Council of Ministers. Okay? He appoints chief minister of that UT. जिन UTs में chief minister होते हैं. He can promulgate ordinances in the recess of the assembly. Now, दो ही UTs में chief ministers हैं. One is Puducherry, the other is National Capital Territory of Delhi. Right? सो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली या पुडुचेरी की अगर हम बात करें तो द लेफ्टिनेंट गवर्नर, दो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ही शुड एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बट जनरली अगर हम लीगली देखा जाए तो ही इज नॉट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. देयर आर सर्टेन मैटर्स अंडर विच ही कैन यूज हिज डिस्क्रेशन.
कि कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे अबाइड करना जरूरी नहीं है, वो अपनी डिस्क्रेशन यूज कर सकते हैं. सो ही नीड नॉट नेसेसरली अडेयर टू द एडवाइस टेंडर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. दिस इज करेक्ट. ही अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट यूटी. नहीं, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ यूटी. ठीक है. He can promulgate ordinances in the recess of the assembly. This is correct, and the answer is C. All right. Question number 10. Consider the following about legislation in UT. The UT legislature cannot make laws on matters relating to concurrent list. Okay. Parliament cannot make laws in the state list pertaining to those UTs having their own legislatures. Now, यूटी लेजिस्लेचर कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं लॉ बना सकता, दिल्ली में नहीं बना सकता, राइट. सिर्फ स्टेट लिस्ट ही उनके कंट्रोल में है. सो दिस इज करेक्ट. द पार्लियामेंट कैन नॉट मेक लॉज इन द स्टेट लिस्ट. ऐसा नहीं है. यूटी के केस में पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के भी लॉज बना सकता है. तो दिस इज रॉन्ग. द आंसर इज ए ओनली. ऑलराइट, क्लियर. तो इसी के साथ हमारे 10 MCQs खत्म होते हैं. That's it from our side, guys. I hope these MCQs are adding some value to your preparation for CDS. By the way, I'm repeating again. अगर आपको और वैल्यू ऐड करनी है तो या तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर लीजिए CDS का, नहीं तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो जरूर ज्वाइन करिए. बाकी ये जो CDS थ्रू MCQs वाली जो हमारी सीरीज है ये तो हम चलाते ही जाएंगे. Alright, that's it from my side, guys. I'll see you next time with another set of MCQs. Thank you.